Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल साइंस का जो हमारा मॉड्यूल फ्री मॉड्यूल चल रहा है उसके ऊपर हम लोग इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको देखेंगे। आज की इस क्लास के अंदर मैंने स्पेसिफिकली एक मॉड्यूल को नहीं पकड़ा है कि हाँ फिजिक्स के ही क्वेश्चंस कराने। आज की क्लास के अंदर हम लोग मिक्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड थोड़े बहुत एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के सवाल होंगे। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज जस्ट सिंपली read the question. I'll give you 5 to 10 seconds according to the difficulty of the question, and then you have to comment down below A B C D जो आपको ठीक लगता है, and अगर गलत होता है तो accept it, and उसके ऊपर हम लोग कुछ और important analysis करेंगे। तो ये पूरा concept है। तो let's begin with this session। आज एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ that we have launched our live course, Deputy Director ESIC live course 12 सितंबर से ये शुरू हो चुका है। So if possible you can definitely join this course to get maximum benefit out of this live course। अगर मान लीजिए आप लाइव जो है क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन अटेंड दीज क्लासेस रिकॉर्डेड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। एंड एक चीज़ और भी है कि कल जो है आपका रिजल्ट आया था EPFO EO का, द मोस्ट अवेटेड एग्जाम एंड द मोस्ट अवेटेड रिजल्ट। तो अभी इसके इंटरव्यूज़ भी बहुत जल्दी शुरू हो सकते हैं, हो जाएंगे, बिकॉज यूपीएससी अपने लेवल पे पूरी वेल एफिशिएंट बॉडी होती है। इट इज़ जस्ट थोड़े से ब्यूरोक्रेटिक और डिपार्टमेंटल हर्डल्स होते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, वहाँ से फिर जब इशू होता है तब जाके डिलेज होती है। तो इंटरव्यू बहुत पॉसिबली आ सकता है बहुत जल्द, और आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, और जितने भी लोग जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फील्ड ऐसी होती है, आपकी फील्ड ऐसी है जहाँ पे आपको हर चौथे दिन या चौथे हफ्ते कोई ना कोई नया एग्ज़ाम आपको दिख जाएगा, सिलेबस आपको वही दिखेगा जो आपका चलते आ रहा है, और आप उस एग्ज़ाम के लिए लग सकते हैं। आपको पीछे हटने का कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो थोड़ा सा मोटिवेशन हाई रखने के लिए मैंने ये सब चीज़ें बोली। अब लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। सो पहला जो सवाल है, इट टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। सो ये सवाल क्या कहता है, द पॉइंट एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्रॉम अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड इट्स व्हाट पॉइंट। ठीक है। सो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होते हैं एक सब्सटेंस के, वो एग्जिस्ट करते हैं, तीनों के तीनों एक पॉइंट पे ऐसा एग्जिस्ट करते हैं। वो सब्सटेंस के उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट बॉइलिंग पॉइंट, वी कॉल इट फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट। आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। यू हैव 5 सेकेंड्स। ठीक है। सो आपके सामने ये सवाल है, द पॉइंट एट विच द सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्रॉम a substance coexist is called its boiling, freezing, melting या triple point। so इसका जो आंसर है it is triple point। ठीक है। ये क्या है? triple point। understand? so triple point is a point जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो टेम्परेचर होता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं तीनों फेजेस पे, एट विच 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस सब्सटेंस के। और ये जो होता है ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन होती है, जैसे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है। और ये इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो सब्लिमेशन भी आपको देखने को मिलता है, आपको फ्यूजन भी देखने को मिलता है और वेपराइजेशन भी देखने को मिलता है। तीनों स्टेट जो है आपको एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिलती हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलैम्प्स of the car is what? Is it spherical concave mirror, spherical convex mirror, plane mirror या parabolic concave mirror? Understand? Now you have 10 seconds to read this question because ये थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल है। concave, convex लिखा होता तो शायद हम लोग आराम से कर लेते। क्वेश्चन आंसर दीजिए। Okay. So the type of mirror used in the headlamps of the car is what? It is concave mirror.
इट इज कनकेव मिरर बट इट इज पैराबोलिक कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये डिफरेंट जो जितनी भी रेज होती हैं उनको अल्टीमेटली जो रिफ्लेक्ट करता है उनको बेसिकली कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर देता है एज इट इज अ कन्वर्जिंग पावर। अंडरस्टैंड, इतना आप याद रख सकते हैं। ये जो मिरर्स होते हैं, जो मिरर्स हेडलैम्प्स पे लगाए जाते हैं, ये तभी क्लियर विजिबिलिटी देते हैं रात को, और फॉगी डेज को भी ये क्लियर विजिबिलिटी देते हैं। सो दे आर कन्वर्जिंग इन नेचर, अंडरस्टैंड, सो दे आर कन्वर्जिंग इन नेचर। नेक्स्ट इज given below are two statements. Assertion: natural vegetation is a true index of climate. Natural vegetation is a true index of climate. Reason: water loving plants are found in the moist climate. Water loving plants are found in moist climate. इसका आंसर बताइए। हाँ जी, ओके, सो इसका आंसर है नेचुरल वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। इनफैक्ट यस, आप देखिए हमारे पूरे जो बड़े बड़े जोलॉजिस्ट हैं, जोग्राफर्स हैं, उन्होंने जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की तो उन्होंने मेजरली, जो जोग्राफर थे, उन्होंने नेचुरल वेजिटेशन को इंडिकेटर माना कि जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन, मान लीजिए नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पे कांटेदार नेचुरल वेजिटेशन है, जहाँ पे पत्तियाँ नहीं है वेजिटेशन की, वो वेजिटेशन कौन सी होगी, जहाँ पे पानी रेनफॉल कम होता होगा, और वो क्लाइमेटिक फैक्टर बन गया आपका एरिड सेमी एरिड वाला रीजन, ठीक है। जहाँ पे कोन शेप ट्रीज मिलती है, कोन शेप वेजिटेशन होती है, वो कौन सा रीजन हो गया, टेम्परेट रीजन हो गया, राइट। तो ये नेचुरल वेजिटेशन ट्रू इंडेक्स है क्लाइमेट का, बिल्कुल यस, जोग्राफर ने इसी तरीके से क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की है, बिल्कुल सही बात है। वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट रीजन, वाटर लविंग प्लांट्स मॉइस्ट क्लाइमेट रीजन में मिलते हैं, 101% करेक्ट है, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि ये दोनों जो हैं आपस में क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है नेचुरल वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, यस, ओके। वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट, ये भी सही है, बट ये आएगा बी ऑप्शन, बिकॉज ये दोनों आपस में जो है बिकॉज नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका बिकॉज नहीं है, राइट। तो आप याद रख सकते हैं इसका बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। क्लियर, ओके, क्लियर हो गया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि देखिए नेचुरल वेजिटेशन इज अ क्लियर कट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, कौन सा क्लाइमेट है, डिपेंडिंग अपॉन वेजिटेशन, बट और वाटर लविंग प्लांट जो होते हैं मॉइस्ट क्लाइमेट में मिलते हैं, दैट्स करेक्ट, बट आपस में ये इतना ज्यादा एक दूसरे का रीजन असर्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज व्हाट, फंक्शन जो मॉडरेटर का होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, टू मॉडरेट द नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियाई, to control the fission reaction, to increase the number of fissile nuclei, to slow down the secondary neutrons, to slow down the secondary neutrons, ठीक है। हाँ, so function of moderator in the nuclear reactor is to moderate the to control the nuclear fission reaction, to increase the number of fissile nuclei, to slow down the secondary neutrons. So आपका आंसर है D, to slow down the secondary neutrons, ठीक है। मॉडरेटर का काम क्या होता है, एक डिस्कशन होती है, उसके अंदर जो मॉडरेटर होता है वो वही करता है ना कि सबको थोड़ा जो एग्रेसिव हो रहा है उसको थोड़ा स्लो डाउन करना, तो वैसे ही स्लो डाउन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे मॉडरेटर जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको स्लो डाउन करते हैं। जब वो स्लो डाउन हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स, तो आगे क्या होता है, जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, देखिए जो मॉडरेटर है जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अंडरस्टैंड।
अब ये जो मॉडरेटर है जब न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देंगे तो फिर न्यूट्रॉन के अंदर जो न्यूट्रॉन को आराम से फिर कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं, कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं वो न्यूट्रॉन को आराम से वो एब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, जब वो स्लो डाउन हो जाएंगे न्यूट्रॉन तो फिर कंट्रोल रॉड्स जो होंगी उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स है तो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। Metals are good conductor of electricity because of what reason? They contain free electrons, the atoms are lightly packed, they have the high melting point, all of these. Answer दीजिए। Metals are good conductor of electricity because they contain free electrons, the atoms are lightly packed, they have high melting point, all of these. आपके पास 5 सेकेंड से ज़्यादा टफ नहीं है, आंसर बताइए। Okay, so actually में they have free electrons, that is why they are a good conductor of electricity. अब देखिए क्या होता है ना, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है जिसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस की तरफ जाएंगे। इससे ही इलेक्ट्रिसिटी इससे ही वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है वो गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास है, ग्लास के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट होगी। ठीक है, तो जिस भी मेटल के अंदर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस के अंदर जो है प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी जो है, दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो नहीं है। अंडरस्टैंड, जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज ग्लास की बात करें, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सिंगल मोस्ट कंडक्टिव मेटल, ठीक है, सो सिल्वर हमारे सामने आता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरीके से करता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उनका सिल्वर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और उसके पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अंडरस्टैंड, तो इतना आप ध्यान रखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होता है उससे एक मेटल जो होता है, उससे जो है कोई सब्सटेंस जो होता है वो गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर बनता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत ही जनरलाइज सवाल है। जैसे कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है, लोअरिंग डाउन ऑफ सी लेवल है, चेंजेस इन द वेदर कंडीशन है, राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर है। आंसर इसका बताइए, क्या आपको लगता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। It is melting of glacier, 101% correct. Changes in the weather condition, बिल्कुल changes हो रहे हैं. Rise in the global temperature, yes, but lowering down the sea level, do you think like this way? नहीं, अगर lowering down of sea level होता तो मुंबई जो है उसको क्यों बोला जा रहा है कि 2020 तक 20 नहीं 50 तक 2050 तक मुंबई को जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, मुंबई को शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुंबई जो है 2050 तक डूब जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। मालदीव है, आपने सुना होगा मालदीव्स के बारे में, ये वर्ल्ड का लोएस्ट आइलैंड नेशन है, वर्ल्ड का लोएस्ट, मतलब ये रीजन ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रोन है किसके, सी लेवल का, कि जो सी लेवल बढ़ते जा रहा है उससे ये सबसे ज़्यादा प्रोन है, खतरा है इसको। इनफैक्ट आपने सुना भी होगा, इंटरनेशनल रिलेशन की हम लोग बात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, तो उसमें आपने सुना भी होगा कि इंडिया ने कुछ महीने पहले अपने चॉपर से, अपने हेलीकॉप्टर से, अपने जहाज़ों से फ्रेश वाटर की सप्लाई की थी मालदीव के पास, मालदीव के अंदर।
क्यों किया था? क्योंकि उनके पास फ्रेश वाटर है ही नहीं, उनके चारों तरफ तो समुंदर है ना, चारों तरफ समुंदर है, वो भी उसका लेवल ही इतना ऊपर आ गया, फ्रेश वाटर उनका खत्म हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। सो आंसर इज 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 करेक्ट हो गया। सो इट इज इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन से होता है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ग्लोबल टेम्परेचर होता जाएगा इंक्रीज, अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बोथ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज? दोनों मेलेबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग metals are both malleability and ductility properties? Na, Au, Ce, Hg. ओके, सो देखिए इसमें है जो बोथ है, दैट इज Au, दैट इज गोल्ड। गोल्ड का एलिमेंट 79 है, सिंबल Au है। इसकी अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में लगभग ppm है, 0.004 ppm। 100% ऑफ गोल्ड फाउंड मिलता है, उसका जो आइसोटोप है Au 197 है। गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है। इसको हम लोग शीट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल का मतलब यही होता है कि इसको हम लोग वायर की फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं, जितना मर्जी तोड़ सकते हैं, ठीक है। शीट्स बना सकते हैं इसकी, वो मेलेबिलिटी का एक प्रॉपर्टी है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED? डिफरेंस क्या होता है CFL LED के बीच में? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ चुका है। टू प्रोड्यूस द लाइट CFL uses mercury vapor and phosphor while LED lamp uses semiconductor material. The average lifespan of CFL is much longer than that of an LED. CFL is less energy efficient as compared to LED lamp. आप इसका आंसर बताइए, आपके पास है 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए, सो इसका आपके सामने क्या है, देखिए। टू प्रोड्यूस द लाइट CFL यूजेस मर्करी फॉर एंड फॉस्फर वाइल LED सेमीकंडक्टर। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये CFL मर्करी यूज करती है। आपने सुना होगा पहले CFL के बल्ब्स जो थे बहुत ज़्यादा फैशन में आ गए थे कि अब वो जो 100 वाट का जो बल्ब होता है उसकी जगह हम लोग CFL यूज करेंगे, CFL, ठीक है। बट उसके बाद फिर एक टाइम आया कि अब LED, गवर्नमेंट खुद अपनी प्रोग्राम के थ्रू LED बांट रही थी कि 10-10 LED या 6-6 LED गांव में बांट रही थी। क्यों? CFL की जगह। अब देखिए CFL जो है वो मर्करी यूज करता है, मर्करी इज टॉक्सिक, फॉस्फर यूज करता है, और ये दिस इज करेक्ट। एवरेज स्पैन ऑफ CFL इज मच, नहीं दिस इज रॉन्ग, ये उल्टा लिख दिया। LED की ज्यादा है, आप खुद भी देखेंगे, आपको खुद भी पता लग जाएगा। CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू LED। ये सही स्टेटमेंट है, तो 1 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। LED मच मोर एफिशिएंट देन CFL एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, ठीक है। LED की बात करें तो लाइट एमिटिंग डियोड होते हैं। LED क्या है? लाइट एमिटिंग डियोड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। एंड कलर ऑफ द लाइट कॉरेस्पॉन्ड टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। तो LED जो है दीज आर लाइट एमिटिंग डियोड। क्या है? लाइट एमिटिंग डियोड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, इसको आप याद रख सकते हैं। और इस तरीके से, और CFL जो होती है इसमें टॉक्सिक मर्करी होती है, इसकी वजह से इसको थोड़ा अब बैन कर दिया, बंद कर दिया गया है यूज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेटल्स? मेटल्स क्या है? मेटल्स आर लस्टरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबल, या ऑल ऑफ द अबव?
इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम तो लगाएंगे ही नहीं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं जो लस्टरस होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं, मेलेबल होते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। सो मोस्ट रिएक्टिव जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। दो जो लो रिएक्टिविटीज की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। अंडरस्टैंड? सो मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो लिथियम, पोटेशियम, रेडियम है, और लेस जो रिएक्टिव हैं गोल्ड, सिल्वर एंड दिस है। एज एन इकोसिस्टम, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स आपने सुना होगा, रामसार। देखिए एक सवाल भी पूछा गया था, ठीक है, कि वेटलैंड्स आर रिलेटेड टू विच कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन, है ना। आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? द फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग, फॉर रिलीजिंग हेवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट्स, दे मेंटेन द रिवर्स एंड कंट्रोल फ्लड्स, ऑल ऑफ द अबव। वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए वेटलैंड्स यूजफुल होते हैं? ओके, सो देखिए इट इज़ वेरी सिंपल कि वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी, ओके, दे मेंटेन द रिवर्स एंड कंट्रोल फ्लड्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन आता है कि इकोसिस्टम, एज एन इकोसिस्टम की बात करें, सो दे आर वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी, साइक्लिंग, साइक्लिंग मतलब जो पूरा जो साइकिल होता है हमारा, न्यूट्रिएंट साइकिल होता है उसके लिए। उसके बाद रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू द एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, दे ऑल्सो कंट्रोल फ्लड्स एंड मेंटेन फ्लड्स। तो कंट्रोल भी होता है और मेंटेन भी कर सकते हैं वेटलैंड्स नेचुरल तरीके से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय? कौन सा है जो एलॉय नहीं है? सोल्डर, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये जो है ना, ये इट इज एन एलॉय, ठीक है, ये एलॉय है। ये एलॉय जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर, जैसे आपने देखा होगा ना, वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर वेल्डिंग, इट इज यूज फॉर वेल्डिंग। ठीक है, तो दो चीजों को जोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए, वो जो वेल्डिंग यूज किया जाता है ना, वो जो स्टिक्स होती है, ऐसी ऐसी स्टिक्स होती हैं, वो एक्चुअली सोल्डर ही होता है। सो वो जो जोड़ लगाने के लिए, लोहे के साथ में जोड़ लगाने के लिए इस स्टिक का यूज किया जाता है, और ये जो स्टिक होती है ये सोल्डर ही होता है। ब्रॉस, ब्रांस आपको पता है, सो आंसर इज सिल्वर। सो आपको पता चल गया एलॉयज होते क्या हैं। एलॉयज आर मेड अप ऑफ टू और मोर मेटल्स टू ऑब्टेन फ्यू डिजायरेबल प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज सच एज ज़्यादा स्ट्रेंथ हो और कोरोजन से बचा रहे वो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना हाइब्रिड वर्जन। हाइब्रिड क्या होता है? अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, वो क्या है? हाइब्रिड वैरायटीज है सीड्स की। तो वो क्या है, वो कैसे बनाई गई हैं? वो बेसिकली उस चीज इसीलिए बनाई गई हैं ताकि उनमें बेटर प्रॉपर्टीज हों, चाहे वो प्रोडक्शन की बात की जाए, फर्टिलिटी की बात करें तो वो बेटर हों। ठीक है, तो अलॉयज भी इसीलिए बनाए जाते हैं। दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाई डेंसिटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज एक अलॉय के अंदर होती है। समझ आ गया? चलो, पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन समर बिकॉज, पेंडुलम क्लॉक जो होता है that becomes slow in summer. Why? Because days in summer are large of the friction in the coil, the length of the pendulum increases, the weight of the pendulum changes. जल्दी बताइए इसका आंसर। So, यहाँ पे है कि स्लो इसलिए हो जाती है बिकॉज जो लेंथ होता है पेंडुलम का वो इंक्रीज हो जाता है समर्स में। ठीक है, समर्स में कोई भी चीज़ है, गर्मियों में कोई चीज़ होती है वो फैल जाती है, विंटर्स में सिकुड़ जाती है। समर्स में फैलती है, विंटर्स में सिकुड़ जाती है। जैसे आप ये तो बहुत सिंपल है बट फिर भी एक ज्योग्राफी वाला एग्जाम्पल, जैसे आपने पहाड़ देखा होगा, है ना, पहाड़। तो पहाड़ जो है समर्स में क्या हो जाते हैं, वो पहाड़ छोट पत्थर
ये समर्स में फैलते हैं और विंटर्स में सिकुड़ जाते हैं, और इससे जो है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन जब होता है तो ऑब्वियसली वो जो दरारें होती हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे पेंडुलम क्लॉक में होता है इस तरीके से, ठीक है। The length of pendulum increases, the pendulum clock becomes slow in summers because of the length of pendulum increases, due to which time period increases and pendulum takes more time to complete one oscillation, thus it becomes slow in summer. Understand? तो इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है। Laser is a device for producing what? Spontaneous radiation, dispersed radiation, scattered radiation, stimulated radiation, ठीक है। और आपने एक चीज और बतानी है, मुझे बताना है फुल फॉर्म ऑफ लेजर क्या होता है। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी से है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, वो आप कमेंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी क्लियर, इट इज स्टिमुलेटेड रेडिएशन, it is stimulated radiation, understand, stimulated radiation. in fact आपने सुना होगा अपोलो मिशन, ठीक है। अपोलो मिशन जो यूएस ने किया था, उस मिशन में भी कैसे क्या किया था, उन्होंने मून के ऊपर जब गए थे वो लोग, तो मून के ऊपर उन्होंने जब डिस्टेंस उन्होंने मेजर करना था अर्थ और मून का, तो उन्होंने क्या अपनाया, उन्होंने मून के ऊपर लगा दिया एक बहुत तगड़ा रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगा दिया, यहां पे लगा दिया बहुत जबरदस्त लेजर लाइट, ठीक है। अब ये जो लेजर लाइट है यहां से सीधा निकली और यहां से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो इससे उन्होंने मेजर कर लिया कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों बॉडीज के बीच में, ठीक है। तो लेजर लाइट जो है इस तरीके से होता है, ठीक है। अब लेजर का फुल फॉर्म ये है कि इट इज स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए लेजर में आपको देखने को मिलेगा इमिशन ऑफ रेडिएशन विच इज फुल ऑफ इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंड। तो ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और भी है कि ल्यूमिनेसेंस इज अ स्पॉन्टेनियस emission of light by substance not resulting from heat और cold light। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो लेज़र लाइट है जो आपने अभी लिखा है, that is light amplification by stimulated emission, light amplification by stimulated emission of radiation, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड व्हाट। तो थिन शीट में हम लोग क्या मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत हम लोग उसको थिन शीट में वो कर देते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, रैंसिडिटी या डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी मैंने आपको बता दिया था, इसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबिलिटी की बात करें तो शीट्स में आ जाता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। सो क्लियर हो गया मेलेबिलिटी। Okay, which of the following statement about the radioactive pollution is are correct? Radioactive pollution ये आता है environmental chemistry के अंदर। So it causes the genetic changes in the animals, it causes disbalance among different minerals in the soil, it hinders blood circulation, it causes cancer। बताइए इसका आंसर क्या है? हाँ जी। सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से जेनेटिक चेंजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जापान में जब न्यूक्लियर वो हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था जापान के अंदर, सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो आज भी देखे जाते हैं। उस जगह पे जहाँ पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, वो जगह का मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, फ्यूकुशिमा जो भी था न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। और इनफैक्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब है जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, आज भी जेनेटिक चेंजेस हैं, जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ हैं वहाँ के लोगों में जो कि उस जगह के निवासी थे जब वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। दिस इज करेक्ट। इट हिंडर्स ब्लड सर्कुलेशन, इट कॉजेज कैंसर, येस इट कॉजेज कैंसर,
इट हिंडर्स ब्लड सर्कुलेशन एज सच हम लोग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इट डिस्टर्बेंस अमंग द मिनरल्स इन द सॉइल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो आंसर इज 1 and 3। सो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन होता है उससे क्या होता है, रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। कौन सी रेडिएशन? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस होती हैं, और ये जाके आगे जाके जेनेटिक म्यूटेशन चेंजेस कर देती हैं, और वो चेंजेस जो है वो चलते रहता है, हेरिडिटरी चलते रहता है, और कार्सिनोजेनिक कंटामिनेंट्स कॉज कैंसर्स। ठीक है, सो ये चीज़ है, राइट। सो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ लिया, और I hope you like this lecture, and I hope to see you in the next class. Thank you. And if you want, we can change the time also. मतलब 9 बजे क्लास होती है तो हम थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आप कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।